जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, गांव, शहर और व्यापार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे के सवाल से स्टार्ट करेंगे। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, एक बच्चा है जिसका नाम है प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। ठीक है। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। ठीक है। एक बच्चा है, लोहार की दुकान पे बैठकर लोहे को गर्म करके पीटा जा रहा था। इसे यह देख रहा था और इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। और ये पूरा जो चैप्टर है औजार से संबंधित है। पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द चलेगा। ठीक है। चलिए पहला टॉपिक है हमारा लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। ठीक है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। महापाषाण जो है कब्र, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे का जो प्रयोग था आज से 2500 साल पहले ही इसका प्रमाण मिला है कि 2500 साल पहले लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। ठीक है। प्राचीन काल में लोग लोहे का प्रयोग कुल्हाड़ी और जुताई करने की हलों का फाल में उपयोग करते थे। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। अध्याय 5 में हम लोगों ने यह पढ़ा था। यह कुछ लोहे के औजार यहाँ दिए हुए हैं। देखिए कुल्हाड़ी है और ये हल के तीसरा नंबर पे हल है। हल का फाल है जिससे खेतों की जुताई होती है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तो ज़मीन में जैसे ही मतलब कि क्या कहते हैं कि लोहे का जब खोज हुआ था तब जो कृषि है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। जुताई करना काफ़ी ही आसान हो गया था। ठीक है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उसके राज्य का बने रहना मुश्किल था। कहने का मतलब है कि अगर कोई समृद्ध गांव है तभी वहाँ के राजा और राज्य एकदम अच्छे बन पाएंगे। ठीक है। अगर गांव समृद्ध है तो राजा और राज्य समृद्ध रहेगा। जिस तरह कृषि के विकास से नए औजार और रोपाई अध्याय 5 में महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। मतलब कि कृषि को और विकास करने के लिए हम लोगों को क्या महत्वपूर्ण है? औजार महत्वपूर्ण है, रोपाई महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ सिंचाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोपाई और औजार। ठीक है। इसके लिए इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है। कृषि को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए नहर बनाया गया, कुआँ और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे ताकि कृषि को और समृद्ध बनाया जा सके। ठीक है। आगे हमारा है इस चार्ट में सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को सही भरना है। ठीक है। इसमें भरना है। देखिए कृषि में जब सिंचाई का प्रयोग अच्छा से होने लगा, मतलब नहर बनने लगे, ठीक है, कुएँ खुदने लगे ताकि सिंचाई अच्छे से हो सके, तो बहुत सारा लाभ हुआ। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ठीक है। जब नहर बन रहे थे बहुत लोग परिश्रम कर रहे थे तो उनको रोज़गार मिला। किसान को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता बढ़ गई। पहले लोग बरसात पर निर्भर रहते थे और अब क्या था कि अब बरसात हो या ना हो ये लोग अपना फसल उगा लेते थे। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ गया। किसानों को भी कर देना पड़ता था राजा को, तो उनका उत्पादन बढ़ गया तो वो कर आसानी से दे सकते थे। राजाओं ने किसान सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। जो राजा थे वे लोग को तो कर चाहिए, इसीलिए उन्होंने कर के लिए क्या किया? पहले धन खर्च किया, किसानों के लिए सिंचाई की योजना बनाई ताकि किसान समृद्ध रहेंगे तभी इन लोगों को ज़्यादा कर मिलेगा और राजा भी समृद्ध रहेंगे। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है गांव में कौन रहते थे। गांव में कौन लोग रहते थे यहाँ दिया हुआ है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। मतलब कि इस महाद्वीप में दक्षिण या उत्तरी हिस्से में 3 तरह के लोग जो थे गाँव में रहते थे। पहला, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी कौन रहते थे? पहला जो गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला बड़े क्षेत्र में भूस्वामी को बिल्ला कहा जाता था। ठीक है। जो भूस्वामी थे उन्हें बिल्ला कहा जाता था तमिल क्षेत्र में। ठीक है। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर उसे क्या कहा जाता था? दास, कटेसियार और अधिमई कहलाते थे। मतलब 3 तरह के लोग रहते थे गांव में। पहला भूस्वामी, हलवाहो और भूमिहीन मजदूर रहते थे। सबका अलग अलग नाम है तमिल में। जो भूस्वामी है उनको बिल्लाह कहा जाता था। ठीक है, बिल्लाह। और जो हलवाहो हैं उनको उनवार कहा जाता था, उनवार। और भूमिहीन मजदूर को दास, कंडेसियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है। इस तरह से 3 तरह के लोग रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में, ये तो था हमारा दक्षिण और
उत्तर हिस्सा के लोग गांव में जो रहते थे 3 तरह के। अब उत्तरी हिस्से में गांव में प्रधान व्यक्ति ग्राम पोषक कहलाता था, ठीक है। मतलब उत्तरी हिस्सा में आ गए तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक, ठीक है। गांव का प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था उत्तरी मतलब क्षेत्र में। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था, ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी ज़मीन पर इसके दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। कौन कहते थे, ग्राम के प्रधान। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो इसको ग्राम पोषक कहा जाता था, ठीक है। भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये उत्तरी हिस्से में, देश के उत्तरी हिस्से में। अब देखिए आगे है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे। ये उत्तरी हिस्से की बात हो रही है। हम लोगों ने दक्षिणी हिस्से में देखा कि 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। तो उत्तरी हिस्से में भी 2-3 तरह के लोग रहते थे। पहला तो आपने देख लिया कि भूस्वामी जो गांव के प्रधान थे वो ग्राम भोजक कहलाते थे। और ग्राम भोजकों के अलावा यहाँ पर स्वतंत्र कृषक भी हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इस तरह के भी लोग गांव में रहते थे। देखिए आगे, अधिकांश गांव में कौन रहते थे, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। गांव में इस तरह के लोग रहते थे। चलिए देखिए अगला एक पॉइंट है, पॉइंट में एक नोट दिया हुआ है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। यहाँ पास कुछ दिया हुआ है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै, ठीक है, ये चित्र में देखना है आपको, चित्र 7 में, पृष्ठ संख्या 89 में। मदुरै के कविताओं के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले लोगों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था। और अगला है हमारा, देखिए, आहत सिक्के। उससे पहले हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राचीनतम सिक्के के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। मतलब ये जो युग चल रहा था, इस युग के हज़ारों सिक्के पुरातत्वविदों को मिली है, ठीक है। सबसे पुराना आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। मतलब कि एक सिक्का है आहत सिक्का, जो तकरीबन 500 साल तक कंटिन्यू चला था। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाते थे, कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी कि आहत सिक्का क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनमें जो है विभिन्न तरह की आकृतियाँ आहत कर बनाए जाते थे, यानी कि कह सकते हैं कि छाप कर बनाए जाते थे, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए यही है आहत सिक्का, ठीक है। ये तकरीबन 500 साल तक कंटिन्यू चला था। 500 साल तक कंटिन्यू मतलब एक ही तरह का सिक्का चला था, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। आहत सिक्के क्या है, देखिए, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिका में बनाए जाते थे। इस सिक्के पर कुछ लिखा नहीं होता, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाते थे, ठीक है। यहाँ दिया भी है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता था, मतलब ठप्पे से बनाए जाते, यानी कह सकते हैं कि छाप कर, या फिर जैसे सांच होता है ना ईंट को बनाने वाला, उसी तरह से इसको छाप कर, ये ठप्पे करके ये सिक्का को बनाया जाता था, जिसे आहत सिक्का कहते हैं, ठीक है। और क्या लिख रहा है, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसवी की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, ठीक है। ये काफ़ी दिनों तक ये आहत सिक्के चले थे। अगला हमें विनिमय के अन्य साधन। मतलब विनिमय क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। जैसे आप अगर दुकान जाते हैं तो आपको कुछ खरीदना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन पहले था ना, ऐसा नहीं था। अगर आपको कुछ लेना है ना तो आप उसके बदले में कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों को मान लीजिए चावल लेना है और आपके पास आटा है, गेहूँ है, ठीक है, तो आप उस आदमी को गेहूँ दे दीजिए। अगर उसके पास गेहूँ नहीं है तो वो आपको चावल दे देगा। तो इस तरह का भी लेन देन होता था। इसी लेन देन को हम लोग विनिमय कहते हैं। अब विनिमय के पहले जो प्राचीन में केवल पैसा ही विनिमय का साधन नहीं था, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ थे जिसे विनिमय किया जाता था। अब देखिए यहाँ एक साहित्य में एक कह सकते हैं एक पोइम की तरह समझाया गया है। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो, ठीक है। खेतों में सफ़ेद धान गड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी
कि सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। ये कविता दिया। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा उत्पादन था। मतलब नमक, मतलब उस समय नमक भी था बना, मतलब इसके भी सबको जानकारी थी। और नमक के बारे में ये कविता दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे की। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्यापारी किस चीज़ से अपना विनिमय करते हैं? वे किस तरह यात्रा करते थे? ये आपके लिए क्वेश्चन कि जो व्यापारी थे किस चीज़ से विनिमय करते थे। तो वे लोग पैसे से करते होंगे या फिर कुछ अनाज लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ चाहिए आप लोगों को तो आप अनाज दे दिए, वे लोग कर देंगे। और ये यात्रा किससे करते थे? तो ये लोग, अभी गाड़ी तो नहीं हुई थी तो बैलगाड़ी आई थिंक था, नहीं इस समय बैलगाड़ी खोजा नहीं गया था। तो पढ़ते हैं, आप लोग इसका सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखते हैं नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। ठीक है, नगर जो था अनेक गतिविधियों के केंद्र था और नगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा चित्र में दिया गया है, चित्र नंबर 7 में। यहाँ 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। ये जो मथुरा है 2500 सालों तक कंटिन्यू एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नगर बना रहा। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, तो एक ही मतलब एक नगर को बहुत दिन तक बने रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये क्या है, मथुरा काफ़ी दिनों तक बना रहा, क्योंकि ये व्यापार करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह था, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ रास्ते आते थे। ठीक है, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, काफ़ी सेफ जगह था। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, कुषाण एक वंश है, जो एक राजा वंश है। ठीक है, राजा के वंश थे। तो ये कुषाणों का दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे कुषाणों के बारे में। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ठीक है, और जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। 3 धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध विहान था, जैन मंदिर थी और कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। आगे है हम लोगों का, मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान में उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार से दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। मथुरा में ऐसा हम लोगों को मूर्ति का टुकड़ा मिला है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभिलेख मिला है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार ये सब दान किया करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग वहाँ मथुरा में रहते थे। सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाले, इस तरह के लोगों का अभिलेख मिला है। और अभिलेख का मतलब वो होता है, आपको पता होगा, पत्थरों पर जो चित्र बनाया जाता है, लिखा जाता है, वही अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिए, मथुरा के लोगों के व्यवसायियों की एक सूची बनाओ। एक ऐसी व्यवसायी का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। ये आप लोग मथुरा में कौन कौन सा व्यवसाय था आप देखिए, सुनार, लोहार, बुनकर ये सब थे। और जो हड़प्पा में जो थे व्यापारी, इन दोनों में क्या अंतर है, एक अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है हम लोगों को शिल्प या शिल्पकार। टॉपिक है शिल्प या शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थल जो है शिल्प के बहुत सारे नमूने मिले हैं। पुरास्थल क्या है, हम लोगों ने पिछले के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आप लोग एक बार उसे ज़रूर देखें। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हम लोग को नमूने मिले हैं शिल्प के, जो मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बहुत सारे इस तरह के शिल्प थे, लेकिन सब नहीं बचे। इतना टाइम हो गया तो बाकी सब बचे ही नहीं। कि कपड़े का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में व्यवसायी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। ठीक है, अगला है, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे। ठीक है, जितना शिल्पकार व्यापारी थे अपना अपना एक संघ यानी ग्रुप बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ठीक है, श्रेणी कहा जाता था, कहते थे। शिल्पकारों के श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, ये सब काम था।
ठीक है, मतलब श्रेणी ग्रुप बनाते थे। इन लोगों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल एकत्र करना, उपलब्ध करवाना और माल को वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। मतलब 2 ग्रुप में बांटा गया था। अगर कोई भी चीज़ मतलब कि अगर आपको बेचना है तो ही ग्रुप रहेगा। एक होता था जो बनाएगा और दूसरा बेचेगा, ठीक है। तो शिल्पकार का जो संघ था यानी ग्रुप था, श्रेणी था, वे लोग क्या करते थे, कच्चा माल प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे, तैयार करवाते थे, तैयार करते व्यापारी लोग उसको संचालन करते थे, बेचते थे। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जिससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सिस्टम था। देखिए आगे है उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला एक चमकदार काली सतह वाले पात्र मतलब जिसमें खाना खाया जाता है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों की भुट्टे पर उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती थी। ये एक तरह का, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, पात्र मतलब बर्तन। किस तरह से बनाया जाता था आप समझ गए, उच्च ताप पर इसे बनाया जाता था, ये इसलिए काली जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाया जाता था जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ठीक है, इसलिए ये इतना प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक नोट दिया हुआ है आपको, क्या है नोट हमारा, सूत काटने और बुनने के नियम। उस समय भी सूत काटना और बुनने का नियम था, यानी कपड़ा बुनने का बहुत सारे क्या क्या नियम थे, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, अध्याय 7 के अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। एक मिनट, ठीक है, उल्लेख इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, ठीक है, विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्ध वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। मतलब इस तरह का जो कताई बुनाई का जो काम है, इस तरह के लोगों को इस काम में लगाया जाता था, जो यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, जितने दास लोग हैं, महिला हो गई, ठीक है, विधवा महिला, इस सबको इस समय लगाया जाता था। यानी देखिए यहाँ पास क्या प्राचीन काल में देखिए विधवा महिला का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, विधवा महिला भी काम करती थी, लेकिन जैसे इसे मध्य इतिहास आया, माध्यमिक जब मतलब इतिहास आया, तब विधवा महिला को एक सती प्रथा नाम का एक रूल आ गया था जो काफ़ी बुरा था। यानी कि प्राचीन में ऐसा कोई नियम था ही नहीं, ये बीच में किन्होंने ला दिया था। ठीक है, देखिए आगे है, इन्हें इसके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। ठीक है, महिला भी काम करती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक करके ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह साँचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरह देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलती थी। बहुत अच्छी मतलब सिस्टम था कि महिला लोग भी कारखाने में काम करने जाती थी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महिला की तरफ इधर देखता या उससे बात करता या फिर कुछ भी करता तो उसे सज़ा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। बहुत ही खतरनाक जुर्माना है ये। फैक्ट्री में कोई जाना चाहे तो बोलिएगा, हम जॉब लगवा देंगे। ठीक है, अगर कोई औरत जो है अपना काम नहीं करती है, जुर्माना अगर पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। इस तरह का जुर्माना लगता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के द्वारा महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? नहीं, ये जो सिस्टम है इसमें मुश्किल नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पास बहुत ही ज़्यादा गाइडिंग था। महिला के साथ कुछ भी हो तो उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है, और किस तरह के महिला यहाँ पास काम करती थी, तो यहाँ पास फर्स्ट में लिस्ट दिया हुआ देखिए, विधवा, अक्षम सक्षम महिलाएँ थी, भिखुनियाँ थी, वृद्ध वैश्या थी। इनमें सब महिलाओं को काम में लगाया जाता था। आगे टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिका मेडू। ठीक है, ये चित्र में दिया हुआ है, देखिए। चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन था। ठीक है, पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए हजारों के
सामान उतारे जाते थे। मतलब एक ऐसा जगह था जहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे व्यापारी सामान अपना उतारते थे। यहाँ ईंटे से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक फोड़ा जैसी पात्र मिले हैं। ठीक है, एक पात्र भी मिला है। कैसा? एक फोड़ा जैसी पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसी पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लगभग लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, इस तरह का ये था। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। मतलब ऐसा बर्तन मिला जो डिज़ाइन रोम का था लेकिन बर्तन यहीं बने थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ऐसा जगह था ये। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं। कुंड मतलब कह सकते हैं नहाने वाला, क्या बोलते हैं, पानी का छोटा छोटा, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे हों। कुंड मतलब क्या कह सकते हैं, वो छोटा छोटा सहरा नहीं बनाते हैं, मतलब पानी रखने के लिए सीमेंट से पहले बनाए गए होंगे कुंड। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ बनाई जाती थी। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बना। तो रोम के साथ तो ये डिज़ाइनदार पात्र बर्तन जो है रोम के साथ अपना संबंध बताते हैं। ठीक है, आगे फिर से नोट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये क्या है, यूनानी नाविक द्वारा दिए गए विवरण। ठीक है, विवरण है कि यूनानी नाविक है नाव चलाने वाले, उनके द्वारा एक विवरण दिया हुआ है। इसी को कहानी की तरह हम लोग पढ़ते हैं। बेरी गाजा की कहानी। बेरी गाजा क्या कहते हैं? बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अस्थायी मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराजा, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो राजा व्यापारी जो आते थे विशेष राजा के लिए उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन हो सकते थे, गायन, किशोर, सुंदर औरतें उपहार में, अच्छी शराब उपहार में आ सकती थी, उत्कीर्ण महीन कपड़े, ये सब उपहार में व्यापारी लेकर आते थे राजा के लिए। ठीक है, आगे हम लोग अगला टॉपिक है हम लोगों का व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ऊपर उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। ये जो बर्तन है मिट्टी से बनाया जाता था और इसे उच्च ताप पर पका दिया जाता था। इससे ये काले हो जाते थे और इस पर लेप चढ़ाया जाता जिससे ये लोग चमकते थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। मतलब कि ये जो बर्तन था एक जगह नहीं बहुत जगहों पर पाया गया, तो यह अनुमान लगाया जाता था कि एक जगह बनते थे किंतु व्यापारी जो थे इसे अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन में काली मिर्च की बहुत मांग थी तो इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्र जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचते थे। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इनमें इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छे व्यापार चल रहे थे। मतलब कि जो काली मिर्च थी रोम के लोग बहुत पसंद करते थे, तो रोम से व्यापारी आते थे भारत और यहाँ से खरीद कर काली मिर्च ले जाते थे। जिसका पता क्या, चूँकि रोम के जो लोग आते थे तो रोमन सिक्के लाएंगे, तो वही रोमन सिक्के भारत में भी पाए गए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के व्यापारी भी भारत आया करते थे। ठीक है, अगला हमारा एक नोट दिया हुआ है व्यापारी से जुड़ी एक कविता। ठीक है, पढ़ते हैं इसको हम लोग। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलती है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित वुहान पतन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन किया जाता है। समुद्र जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियाँ पर काली मिर्च, गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, ये सब दिया हुआ है। ठीक है,
काली मिर्च गाड़ी पर आ गया, हिमालय से रत्न और सोना, दक्षिण के पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर से मूंगे, ठीक है। गंगा और कावेरी से फले, कावेरी की फले, श्रीलंका से आए खादन, म्यांमार में मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ये पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस किस जगह से कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार होता था, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। हिमालय से रत्न और सोना है, दक्षिण की पहाड़ियाँ से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फले, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, ठीक है। इस तरह से ये कविता दिया हुआ है। और क्या कह रहे हैं, व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते भी खोजे थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। व्यापारी काफ़ी दूर दूर तक जाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, लोग मानसून का प्रयोग करते थे ताकि नाव काफ़ी तेज़ चले, और इसमें बहुत ही मजबूत नाव बनाया जाता था, ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र तट से जो राज्य लगे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता होगा। इन उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान है, ठीक है, सबसे उपजाऊ। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, ठीक है। चूँकि व्यापारी लोग जो आने लगे काफ़ी संख्या में, तो जो किनारे में जो तट के किनारे राजा थे उन लोगों के पास काफ़ी शक्ति और समृद्धि हो गई, संपत्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार के चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। ये तीन मतलब कह सकते हैं मुखिया थे एक ही परिवार के, जिसे क्या कहा जाता था, मूवेंदार, ठीक है। इन लोगों की चर्चा मिलती है हम लोगों को कहाँ पास मिलती है, तो इन कविताओं में, संगम कविताओं में मिलती है। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे ये लोग जो मुखिया थे, ठीक है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहान, ठीक है, या फिर कावेरी पट्टियम, दूसरा था पंडम की राजधानी मदुरै। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन लोगों का केंद्र था, और ये सब जो था समुद्र के मतलब कह सकते हैं किनारे था, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं पैसा होता था, संपत्ति और शक्ति इन लोगों की काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। ये मुखिया लोगों के नियमित कर के बजाय उपहारों को मांग करते थे। ये जो मुखिया थे ये नियमित कर नहीं लेते थे, इसे सिर्फ उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैन्य अभियानों का भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूली कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है, जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे, ठीक है। इन लोगों पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, ठीक ना, कविताएं लिखी गई है, और ये कवियों को बहुत सारे उपहार दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, इसमें दिया हुआ है कि सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव चढ़ गया। फिर इन लोगों का जो राज था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग 200 वर्ष बाद इन लोगों पर एक राजवंश था जिनका नाम था सातवाहन, इनका प्रभाव चढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातवर्णी था, ठीक है। इसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। दक्षिणापथ के स्वामी ये लोग कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातवर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेना भेजी और मतलब पूरे एरिया में इन लोगों का राज हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोगों का एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है, रेशम मार्ग और कुषाण पढ़ते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। मतलब ये जो हिस्सा था जहाँ व्यापारी आते थे तो
काफ़ी ज़्यादा संपत्ति और शक्ति मिलती थी, तो ये लोग बहुत सारे लोग इस पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, बहुत मिलता था। इसके बदले वे शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते लुटेरे और आक्रमणों की सुरक्षा देते थे। और ये राजा क्या काम करते थे? व्यापारी को सुरक्षा देते थे ताकि कोई लुटेरा उन्हें लूट ना ले। आगे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, सिल्क जो रूट था जहाँ व्यापारी आते जाते थे, वहाँ सबसे प्रभावशाली जो शासक थे उनका नाम था कुषाण। ठीक है, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का ही हिस्सा था। ठीक है, इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचा था। ठीक है, ये था। आगे हम लोग का क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़े, समझे और बनाए। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।